दोस्तों नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एनआईसीडीपी की ओर से जो नया अपडेट आया है, ये किस प्रकार से इन्वेस्टर के लिए लाभदायी हो सकता है, ये जरूर जानना चाहिए। दोस्तों इंडिया मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे इंफ्रा भी जबरदस्त बिल्ड होता जा रहा है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा किस प्रकार से इंफ्रा में भारत भर में काम हुआ, और बरसों की जो धीमी गति की जो आपकी इंफ्रा की कंपनीज थी, जिसे इन्वेस्टर प्रीफर नहीं करते थे, उन कंपनियों में भी आपने जबरदस्त तेजी देखी। तो अब जो नए अपडेट आए हैं एनआईसीडीपी के, ये क्या ट्रिगर लेके आए हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट मिस ना हो जाए। सो दोस्तों न्यू अपडेट है, अप्रूवल ऑफ 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज अंडर एनआईसीडीपी विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 28,600 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी भारत में लॉन्च की जा रही है एनआईसीडीपी के द्वारा। दोस्तों ये करने से कितनी बड़ी इफेक्ट अलग अलग सेक्टर पे पड़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ सकती है, ये दोस्तों हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, व्हाट इज एनआईसीडीपी? एनआईसीडीपी दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिनका लक्ष्य है ऐसी इंडस्ट्रियल सिटीज का निर्माण करना जो दुनिया की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ कंपीट कर सके। ऐसी इंडस्ट्रियल सिटीज भारत में दोस्तों बनाना। दोस्तों इस प्रोग्राम से उम्मीद है मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएशन होना चाहिए, और ये दोस्तों बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उन एरिया को जिधर ये स्कीम्स लागू हो पाएगी। दोस्तों यस, जहां पे इंडस्ट्रियल सिटीज आएगी वो एरिया की तो दोस्तों रौनक ही पूरी बदल जानी है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि एनआईसीडीपी कहां पे लोकेटेड है। दोस्तों एनआईसीडीपी का जो प्रोग्राम है ये अक्रॉस इंडिया लोकेटेड है, और इसमें इंक्लूड है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी। दोस्तों इन कॉरिडोर्स के रचना की शुरुआत डीएमआईसी से हुई थी, लेकिन इसके बाद 2016 के बाद दोस्तों इसमें और कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ऐड कर दिया गया और पूरे भारत को शामिल किया गया। दोस्तों अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एकेआईसी, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु से मुंबई का जो रास्ता है दोस्तों, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद से नागपुर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो इसी प्रकार से हैदराबाद से वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद से बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों एक्सटेंशन है सीबीआईसी टू कोची वाया कोयम्बतूर, और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये अगर आप सारे कॉरिडोर को अगर मिलाओगे तो आप देखोगे कि इसमें पूरे भारत को दोस्तों शामिल किया गया है। इन कॉरिडोर्स में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की गतिविधियां बढ़ेगी, इन्हीं कॉरिडोर में दोस्तों इंडस्ट्रीज नई नई आएगी। तो ये वो कॉरिडोर है जहां पे आने वाले समय के भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब दोस्तों बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यस दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा इन एरिया में जबरदस्त बढ़ना चाहिए। इन एरिया में ऑलरेडी दोस्तों डेवलप्ड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज ऑलरेडी कार्यरत है, जहां पे शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों कुछ सिटीज की। जैसे आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो गुजरात में है, जो जब प्रधानमंत्री मोदी जब सीएम थे गुजरात के, उस समय धोलेरा का प्रोजेक्ट बड़ी ही ऑप्टिमिज्म के साथ लॉन्च किया गया था। दोस्तों जब धोलेरा को बनाया गया, एक बंजर जमीन में जब ये इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का सपना रखा गया, तो ये सोचा गया दोस्तों कि भाई इस जगह को भारत का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब बनाना है बरसों पहले। तो ये दोस्तों अपने कंट्री की उस समय की सबसे पहली प्लेटिनियम रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हुई, और जहां पे टारगेट था दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री, एविएशन, हाई टेक एंड फार्मास्यूटिकल जैसी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना। और 2016 के बाद दोस्तों अब तक हमने अच्छा खासा यहाँ पे प्रोग्रेस देखा है। सेकंड दोस्तों, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र में 10,000 एकड़ को कवर करती हुई दोस्तों इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का दोस्तों प्लान रखा गया। सिमिलर वेव इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, एंड फोर्थ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी इन मध्य प्रदेश। तो ये तो वो प्रोग्राम है जो ऑलरेडी कार्यरत है, यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। पर जो नया अनाउंसमेंट है ये कुछ कमाल है दोस्तों। नए अनाउंसमेंट के तहत कुछ और सिटीज को इंक्लूड किया गया जो पहले कोई चित्र में नहीं थे। तो जरूर दोस्तों जानना बनता है कि ये 12 इंडस्ट्रियल सिटी किधर बनेगी। कुरपिया उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, डिगी इन महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरला, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज दोस्तों उत्तर प्रदेश, गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, उरवक्कल इन आंध्र प्रदेश, उपरथी इन आंध्र प्रदेश, एंड जोधपुर पाली राजस्थान में। दोस्तों ये वो जगह है जिन सिटीज को अब नया इंक्लूड किया गया है। तो इन सब के लिए दोस्तों जबरदस्त ये बड़ी खबर है दोस्तों। जरूर दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट को अट्रैक्ट करेंगे एरिया, और इन एरिया के लोगों को बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट कंपनीज अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे
मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। सो अब चलो, जो लोग हैं इन एरिया के उनको तो फायदा है भाई, सीधे सीधा, एक कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। ऐसे जगह पे इंफ्रा का निर्माण होता है, ऐसे जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लेकिन कभी कोई एक सिटी नहीं बनता है, पूरे के पूरा क्लस्टर डेवलप होता है। इन डेवलपमेंट से अब हम शेयर बाजार के निवेशकों को हम क्या समझे दोस्तों 5 साल पहले से कि दोस्तों इन एनआईपी के जरिए 100 लाख करोड़ का निवेश होगा, तो आपके जो इंफ्रा की कंपनीज है, आप एलएनटी मान लो, अल्ट्राटेक मान लो, स्टील की कंपनीज मान लो, इनको जबरदस्त फायदा हो रहा है। पर आपने पिछले 5 साल में इसे होते हुए देखा, जो ये सब अंडर परफॉर्मर थे, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आया। तो अब जब इंडस्ट्रियल सिटीज बनेगी और तो इससे और कितना, कौन से सेक्टर को दोस्तों फायदा होना चाहिए, ये दोस्तों दिमाग लगाना जरूरी है। तो सबसे पहला फायदा, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, जब ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका सबसे बड़ा लाभ होना है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन हम देखेंगे। ये 12 नई इंडस्ट्रियल सिटीज दोस्तों भारत के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला के दोस्तों ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन सी है? कंपनीज इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड हाईटेक मशीनरी लाइकली टू सी इंक्रीजिंग डिमांड। अब सोच लो ये सेगमेंट में कौन कौन आता है? क्या डिफेंस आता है? आपको सोचना है क्या ऑटो आता है? अगर ये सब आता है तो इसमें कौन सी कंपनी आती है? अभी एज ए इन्वेस्टर मुझे कंपनी सोचनी पड़ेगी कि किनको इनका लाभ होगा, पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या मेरे पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक वेटेज मैंने दिया हुआ है? जी हाँ। तो दोस्तों दूसरा सेगमेंट जिसको फायदा होना चाहिए दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इसके बगैर तो डेवलप्ड होना नहीं है। हाई डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन आने वाले दशकों में दोस्तों दिखना चाहिए, क्योंकि ये कुछ रातों रात होगा नहीं। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रोड्स, यूटिलिटीज, फैसिलिटीज। तो अब चाहे रोड की कंपनीज हो, यूटिलिटीज की हो, फैसिलिटीज की हो, दोस्तों यहाँ पे तो भारी निवेश होना है। तो इंफ्रा की सबसे बड़ी तो चलो आप मानते हो एलएनटी है, ध्यान में रखो, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, सब तो चाहिए ही चाहिए। पर इंफ्रा में और सब क्या आता है? क्या इंफ्रा रिलेटेड भी जो सेगमेंट है उनको भी ध्यान में रखने हैं? जैसे क्या इंफ्रा में पेंट आएगा? सीमेंट तो आएगा ही आएगा। क्या इसमें इलेक्ट्रिकल्स आएंगे? सेरामिक आएगा? इन सब जगह पे वाटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या वो कंपनीज आएगी? अब ये सोचो दोस्तों। पर इंफ्रा डेवलपमेंट यूज होना है, एक पोर्टफोलियो में वेटेज मेरा है क्या यहाँ पे? इसमें फोकस होगा दोस्तों सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो फोकस ऑन ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्मार्ट यूटिलिटीज। तो ग्रीन एनर्जी को भी दोस्तों भूलना नहीं है यहाँ, राइट। इन दोनों ही सेगमेंट को फाइनेंस कौन करेगा उनको भी नहीं भूलना, राइट। तो पोर्टफोलियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग को एक वेटेज दिया, हमने इंफ्रा को एक वेटेज दिया। उसी प्रकार से दोस्तों जब इंडस्ट्रियल सिटीज बनती है, टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज का भी एक बड़ा रोल यहाँ पे आता है, क्योंकि स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज है ये। तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में क्या आता है दोस्तों? क्या जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आईटी सर्विस प्रोवाइडर को? क्या स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई रिलेटेड कंपनीज। तो आईटी और टेक्नोलॉजी सेगमेंट को बिल्कुल भूलना नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर पड़ेगा। इंक्रीज डिमांड फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज एंड टेलीकॉम। तो बिल्कुल फोकस करें दोस्तों, और टेक्नोलॉजी की कंपनीज को भी एक वेटेज अपने पोर्टफोलियो में जरूर देना चाहिए, इनको ध्यान में रखें। सिमिलरली दोस्तों इफ यू सी लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमने अभी बात की कि भाई कोई एरिया डेवलप्ड होता है तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की तो जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चर को एक जगह पे होगा पर उसको दूसरी जगह पहुंचाना तो पड़ेगा। अभी हमने आप लोगों के साथ जस्ट रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था जहां पे हमने बात की कैसे हम लोग लॉजिस्टिक में हमने हमारे रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो ये सब खुशखबरी हमारे लिए दोस्त, राइट। सो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के सेगमेंट को ध्यान रखें, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। फ्रेंड्स दिस कनेक्टिविटी विल बी एनहांस्ड थ्रू पीएम गति शक्ति। आपको ध्यान हो जिस दिन गति शक्ति लॉन्च किया हमने आपको गति शक्ति का वीडियो दोस्तों पब्लिश किया था कि इससे कितने मार्जिन सुधरेंगे कंपनी के, राइट। वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन। सो ओवरऑल दोस्तों लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन एक जुड़ी हुई चीज है कोई भी इंडस्ट्रियल हब के साथ, राइट। इंडस्ट्रियल सिटी तो कोई रीजन में है, पर ये रीजनल ग्रोथ हब होंगे जिनको पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। इट विल नीड इंक्रीज नीड फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क, क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देयर। तो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी कंपनीज आती है जरा ध्यान रखिएगा। वेटेज का पार्ट पोर्टफोलियो का होना चाहिए। इसी में दोस्तों रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट भी आएगा कि नहीं आएगा? इंडस्ट्रियल सिटीज बनेगी तो वहां पे रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट लिविंग विल बी द नीड ऑफ द टाइम। सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स फोकसिंग ऑन स्मार्ट अर्बन प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनीज आपकी रियल एस्टेट में आती है? क्या ओबेरॉय, क्या गोदरेज, ये सब एक अच्छी कंपनीज है जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आने चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फोकस ऑन कंपनीज डेवलपिंग स्मार्ट एंड
सस्टेनेबल अर्बन प्रोजेक्ट्स, राइट। सेगमेंट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है तो उसका भी लाभ होना चाहिए, जैसे फार्मास्यूटिकल एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल हब है, इनमें से कुछ। तो एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फार्मा की कंपनीज को, डिफेंस की कंपनीज को, एविएशन को और हाईटेक कंपनीज को, राइट। इन सेगमेंट की कंपनीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। फेवरेबल पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स फॉर दिस सेक्टर मेक देम अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। आपने पिछले समय पे देखा, जैसे हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे और कोई अपॉर्चुनिटी मोबाइल में नहीं नजर आती थी, पर आज आप देखो तो हम मोबाइल एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट फोकस की वजह से। कैसे उस सेगमेंट की कंपनी को भी ग्रोथ जबरदस्त मिला, तो हमें फोकस करना पड़ा वहां पे, राइट। तो ये वो सेगमेंट है जिन पे गवर्नमेंट का फोकस है। पर इन सब डेवलपमेंट में दोस्तों जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे एम्प्लॉय जहां पे कोई स्किल नहीं है, ऐसे एम्प्लॉय बहुत होते हैं। पर जब स्किल्ड एम्प्लॉय की बात आती है तो ये एक चैलेंजिंग चीज हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा। दोस्तों जॉब क्रिएशन सबसे पहला अंदाजा है करीबन 10 लाख डायरेक्ट जॉब और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होगी, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूम करेगी। तो डिस्क्रिशनरी या कंजप्शन सेक्टर को भूलने का नहीं, लोग जितना ज्यादा कमाएंगे उतना खर्चा करेंगे, तो कंजप्शन का भी एक बड़ा वेटेज पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इससे एक सेक्टोरियल इंपैक्ट बनता है, जैसे इंक्रीज्ड डिमांड होती है वोकेशनल ट्रेनिंग सेगमेंट को, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में, राइट। जहां पे अभी भी इंडिया में कम कंपनीज है, पर इन कंपनीज की भी अपॉर्चुनिटी निकलती है। आपकी टीम लीड हो, नौकरी हो, वो इस सेगमेंट में भी आएंगे, राइट फ्रेंड। साथ में सस्टेनेबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, यस, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, emphasis on green technologies creates opportunities in renewable energy and environmental technologies। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को बिल्कुल भूलना नहीं है, और रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज को फाइनेंस देने वाली कंपनी भी भूलनी नहीं, राइट। इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए ग्रीन टेक में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड ग्रीन इंफ्रा, राइट फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है जो अलग अलग सेगमेंट की बात की, इसको हम थोड़ा समझ सके होंगे। ओवरऑल दोस्तों ये 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी आने से रीजनल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है। ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सिटीज है जो पूरे भारत को कवर करते हैं। सो 12 इंडस्ट्रियल सिटीज पोजीशनड अलोंग मेजर कॉरिडोर्स टू स्पर रीजनल डेवलप। दोस्तों इससे इन्वेस्टर की अपॉर्चुनिटीज और वाइड होती है और डाइवर्सिफाइड बढ़िया पोर्टफोलियो बनता है दोस्तों। क्योंकि भारत में जब ये काम हो रहा है तो भारत की बैंक्स को हम कैसे भूल सकते हैं? बैंक्स की फाइनेंसिंग के बगैर तो कुछ होना नहीं है। तो रीजनल बैंक्स, रीजनल मतलब भारत की रीजनल बैंक्स, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड फर्म इस पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ का दोस्तों फायदा उठाएगी। तो यस दोस्तों, नेक्स्ट दशक को ध्यान में रख के अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कीजिएगा। इंट्राडे, बीटीएसटी, 1 महीने के कॉल, ये सब जब हमें रहेंगे तो कभी भी दोस्तों आगे नहीं हो पाएंगे और ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम मिस करेंगे। दोस्तों कंक्लूजन क्या होगा इसका? नंबर 1, एनआईसीडीपी ऑफर करता है ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। मैं ये बोलूं ये अकेले सेक्टर को फायदा होगा ऐसा नहीं है, मल्टीपल सेक्टर की एक स्पिल ओवर इफेक्ट आती है। सेकंड, की इनिशिएटिव एरिया है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, फार्मा और ग्रीन टेक्नोलॉजी। थर्ड, कंसिडर बोथ शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। शॉर्ट टर्म यानी वो इंट्राडे नहीं कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म यानी यस, प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इनिशियली भी जो इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट डिकेड में सबसे पहला निवेश तो इंफ्रा में होना है, तो उसको नहीं भूलिएगा। मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा, पर शुरुआत में इंफ्रा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप ये जो अपडेट है ये आप लोगों को पोर्टफोलियो क्रिएशन में काम लगेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इन सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।